नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल पॉइंट के शो में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल पॉइंट में कुछ ऐसे राजनीतिक मुद्दों पर मैं चर्चा करता हूं जिन मुद्दों पर अक्सर नेशनल मीडिया, जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया है, वो तो ध्यान देता ही नहीं। साथ ही साथ हम जैसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भी इन मुद्दों को भूल जाते हैं और नेशनल मीडिया के साथ साथ कुछ ऐसे क्षेत्रों की तरफ निकल पड़ते हैं जिससे ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे वो हमें गाइड कर रहे हों। अब सब गुजरात का चुनाव दिखा रहे हैं तो सब गुजरात के पीछे लग जाते हैं, किसान आंदोलन चल रहा था तो सब किसान आंदोलन के पीछे लग गए। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीति में बहुत गहरे होते हैं, जिनका संदेश बहुत दूर तक जाता है, और अगर उन पर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो कई बार ऐसा लगने लगता है कि यार गलती हमारी थी, हमने समय रहते इस पर बात क्यों नहीं की। आप सोच रहे होंगे मैं बड़ी गोलमोल घुमा फिरा कर बात कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं गोलमोल करके बात घुमा फिरा कर बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जिस गोलमोल शख्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उनका नाम सतपाल मलिक है। और मेरे ध्यान है 4 अक्टूबर को, इसी साल 4 अक्टूबर 2022 को, मैंने अपने दूसरे चैनल पर, जो मेरा मेन चैनल है नेशनल चैनल हर्ष की बात लाइव, उस पर एक वीडियो बनाया था कि सतपाल मलिक को जाट बेल्ट में ही जो लोग हैं उन्होंने उनकी औकात बताई। बहुत पसंद किया उस वीडियो को लोगों ने। 1.5 लाख के करीब व्यू उस पर आए और उसके बाद से सब मामला शांत हो गया। उस वीडियो को मेरे एक बहुत दूर के मित्र हैं, उन्होंने देखा था, विदेश में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हर्ष भाई, सतपाल मलिक को लेकर आप ही यूट्यूबर थे जिसने इस तरह का वीडियो बनाया था कि सतपाल मलिक रिटायर हो रहे हैं। आपको याद होगा कि ये 3 तारीख को रिटायर हो गए थे, 3 अक्टूबर को। तो उन्होंने कहा था कि उसके बाद सब लोग भूल गए हैं कि सतपाल मलिक कहाँ हैं, आप उस पर भी तो जानकारी कुछ दीजिए। मैंने कहा यार हाँ, सही कह रहे हो आप, इस पर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। और सतपाल मलिक, आपको याद होगा कि जब उनका रिटायरमेंट का समय सही आ रहा था नज़दीक, मेघालय के गवर्नर थे, आप सब जानते ही हैं, और ये तय हो चुका था 1-2 नहीं बल्कि 3 साल से कि इसके बाद नरेंद्र मोदी उनका टेन्योर नहीं बढ़ाएंगे, इसके बाद उन्हें मोदी सरकार कहीं भी सेटल नहीं करने वाली है। और ये बात सतपाल मलिक भी जानते थे। तो सतपाल मलिक ने 2-3 साल से ही, या यूं कहूं कि जब उन्हें गोवा के गवर्नर पद से हटाया गया था, तभी से ही ये कहना शुरू कर दिया था कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं, सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, नरेंद्र मोदी बहुत अहंकारी हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, और भले ही मुझे आप गवर्नर बनाएं या ना बनाएं, भले मुझे पद से हटा दें, लेकिन मैं किसानों के हित में आवाज़ उठाता रहूँगा। और उनके अंदर एक किसान जाग गया था, जो किसान उनके अंदर 20-25 साल से सोया हुआ था। और ये किसान उस समय जागा था जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन चल रहा था। 3-4 सीमाओं पर किसानों का कृषि कानूनों के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। इसके बाद सतपाल मलिक बयानबाजी करते रहे, समय समय पर उन्हें लेकर मीडिया में खबरें आती रही। और जब उनका 3 अक्टूबर को रिटायरमेंट का समय आया तो उन्होंने अपने पुराने संपर्कों को साधा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही राजनीति की है। एक बार गलती से अलीगढ़ से लोकसभा के सांसद भी चुन लिए गए थे, तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर शायद। और इसके बाद इन्होंने अपने संपर्कों को साधा और कहा कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मलिक साहब आइए, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट में अजीत सिंह के बाद जगह खाली हो गई है, आपका स्वागत है, आइए और जाटों के सबसे बड़े नेता बन जाइए। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे कुछ कार्यक्रम वगैरह करवाओ, जनसभाएं वगैरह करवाओ। तो कहा ठीक है, बिल्कुल कराते हैं। और कुछ जाट नेता हैं इनके साथ जो हैं, जैसे किरण पाल सिंह हैं, एक बुलंदशहर ज़िले के हैं, मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में पहले। उन्होंने कहा कि मैं एक कार्यक्रम करा दूंगा अलीगढ़ में, आपका आ जाइए आप इधर की साइड में। और इनके साथ ही कुछ इनके समर्थकों ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल से आप संपर्क कर लें, अजीत सिंह की जो पार्टी है वो भी आपको अपने साथ ले सकती है, जाटों की पार्टी है, आप उसमें आ जाइए, अजीत सिंह के बाद जगह खाली है। तो उन्हें लगा कि यार ये ठीक रहेगा कि मैं राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो जाऊं, तो फिर राष्ट्रीय लोकदल में मेरी पुरानी वैल्यू बन जाएगी। एक समय ये राष्ट्रीय लोकदल में अजीत सिंह के साथ भी रह चुके हैं।
चौधरी चरण सिंह के समय ये जुड़ गए थे, जब छात्र नेता बने थे उस समय से जुड़े हुए थे सतपाल मलिक। खैर वो पुरानी बातें हैं, मैं अपने और वीडियोज़ में ये बातें बता चुका हूँ। मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि इनकी एक रैली प्लान हुई थी 3 अक्टूबर को शामली में। शामली जिला है वेस्ट यूपी का, जो मुजफ्फरनगर से अलग होकर बना है, बागपत जिले से मिलता हुआ एकदम शामली जिला है। और इन्होंने कहा कि ठीक है हम एक रैली करते हैं, और राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद बने हैं जो जयंत चौधरी, उन्होंने अपने शामली के विधायक हैं प्रसन्न चौधरी, उनसे ये कहा कि भाई एक रैली करते हैं किसानों की, और उसमें सतपाल मलिक भी आ जाएंगे और कुछ बातें हो जाएंगी, आप एक कार्यक्रम करा दो। विधायक की मजबूरी है, क्या करे, नेता कह रहा है कि भाई एक रैली करनी है तो करनी है। तो खैर उन्होंने कहा ठीक है साहब करा लेते हैं, वो तैयारी में जुट गए। इस बीच मीडिया वालों ने सतपाल मलिक से संपर्क करना शुरू किया। अपना रिटायरमेंट समय आया तो वो जल्दी ही अपने दिल्ली स्थित आवास पर आ गए। मेघालय में तो उन्हें वैसे ही कुछ नहीं पूछ रहा था, ना उनकी कुछ वहाँ पर चल रही थी, तो वो रिटायरमेंट के आखिरी समय में अपने दिल्ली आवास पर आ गए थे। लोगों का मिलना जुलना उनसे शुरू हो गया था। यूपी के जो वेस्ट यूपी के लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि गवर्नर बहुत बड़ी तोप होते हैं आज भी, वो सब उनसे मिलने लगे थे। और ख़ास तौर से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे थे कि ये बहुत बड़े जाट नेता हैं, और जिन्हें ये पता नहीं था कि वास्तव में इनकी हकीकत क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये आ गए और इन्होंने रैली की तैयारियां शुरू कर दी, मीडिया वालों के सामने बयान देने शुरू कर दिए। और एनडीटीवी के पत्रकार हैं सौरभ शुक्ला, उन्होंने इनका एक इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में इनसे पूछा कि आप रैली कर रहे हैं अलीगढ़ में, यहाँ वहाँ का। उन्होंने कहा हाँ कर रहा हूँ, और राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी वे मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि आप आइए हमारी रैली में, हम आपके लिए एक रैली का आयोजन करते हैं और मैं वहाँ भी जाऊँगा। और किरण पाल सिंह ने कहा है कि रैली अलीगढ़ बुलंदशहर में उस इलाके में कराई जाएगी, आप उधर भी आ जाइए। तो ये बात हुई। उसके बाद उनके इस बयान के बाद इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जो हैं जयंत चौधरी वो चौंक गए। उन्होंने कहा कि यार ये तो खुद कह रहे थे कि मेरे लिए रैली कराओ, और अब ये कहने लगे हैं कि जयंत चौधरी मेरे पास आए कि मैं रैली करूँ उनके लिए। इतने बड़े कौन से नेता हैं यार ये, जो इनके लिए रैली आयोजित की जाए। और इसी बात को लेकर नाराज़गी इनका जो शामली क्षेत्र था, जहाँ पर वो रैली होने वाली थी, किसानों की एक सभा होने वाली थी, वहाँ के जो इनके विधायक हैं उन्होंने भी कहा कि साहब हम थोड़ी गए थे इनके पास कि हम आपके लिए रैली करेंगे, कौन इतने बड़े नेता हैं ये, हम तो नहीं करते इनके लिए रैली। और उसके बाद वो रैली अंतिम समय पर कैंसिल हो गई। बुलंदशहर की रैली हुई या नहीं मुझे नहीं पता लगा, मैंने तो अखबारों में ढूंढने की कोशिश की। एक दो छोटी मोटी जनसभाएं जरूर हुई, कुछ लोगों के साथ वो मिलने के लिए जरूर गए बुलंदशहर और अलीगढ़ क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पहले सांसद रहे थे, कुछ इनके पुराने निकट संबंधी और दोस्त वगैरह वहाँ पर थे, वहाँ जरूर गए। और उसके बाद से सतपाल मलिक का अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। देखिए सतपाल मलिक वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने आप ही अपना करियर ख़त्म किया है। देखिए अब नरेंद्र मोदी सरकार, मैं इनका थोड़ा सा रिकॉर्ड आपको बता दूं, 76 साल के हैं, वैसे भी बीजेपी के किसी काम के ये थे नहीं। और 1980 से 1989 तक, 1980 से 1989 तक ये राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे 1989 से 91 तक अलीगढ़ से, और उसके बाद ये बिहार के गवर्नर बने थे। उसके बाद इनकी कोई वजूद नहीं रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, इन सब के साथ ये सेटिंग नहीं रख पाए और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बाद में इन्हें यहाँ का बिहार का राज्यपाल बनने का मौका मिला जब रामनाथ कोविंद को केंद्र में बनाया गया, राष्ट्रपति के लिए बुलाया गया। तो ये 30 सितंबर 2017 से 21 अगस्त 2018 तक बिहार के गवर्नर रहे। और उसके बाद अचानक ही जब जम्मू कश्मीर पर नरेंद्र मोदी सरकार ने फोकस शुरू किया, तो 23 अगस्त 2018 को इन्हें जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना दिया गया। 30 अक्टूबर 2019 तक रहे। आपको बताऊं कि इन्हीं के कार्यकाल में, जिस समय ये थे वहाँ पर, उसी समय 370 हटाई गई थी। पार्लियामेंट में जो इस बारे में बिल लाए थे अमित शाह, उस समय ये गवर्नर वहीं के थे। अब ये चौंक गए, अमित शाह ने पूछा भी नहीं और वहाँ पर सारा काम कर दिया। अब ये कह रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि 370 मेरे साइन से हटी। अरे भैया आप तो एक डमी थे, राज्यपाल थे, आपसे कहा गया कि हम ये कर रहे जा रहे हैं, आप इसकी संस्तुति कर दीजिए। साइन करना आपकी मजबूरी थी, आपने नहीं की थी, वो अमित शाह ने हटाया था वहाँ से 370 को। खैर
उसके बाद इन्हें गोवा भेज दिया गया हटाकर। 3 नवंबर और 3 नवंबर 2019 से 18 अगस्त 2020 तक ये गोवा में रहे। ये बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहे वहाँ पर। इन्हें लगा कि यार मुझे जम्मू कश्मीर जैसे बड़े स्टेट से यहाँ छोटे से स्टेट में भेज दिया जा, क्योंकि जो इंसान होता है ना कि देखिए उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। इन्हें बीजेपी में जो मिल रहा था उसके भी कायदे से हकदार नहीं थे। इनके बीजेपी में आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिस समय सतपाल मलिक ने सन 2000 के आसपास बीजेपी ज्वाइन की थी, उस समय बीजेपी भी बहुत बुरी पर कंडीशन में थी। उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी को पूछ नहीं रहा था। बीजेपी को लगा कि यार अजीत सिंह के सामने एक जाट नेता हमें मिल जाएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब चीज़ें अनफोल्ड हुई तो पता लगा कि इनके कहने से तो कोई एक वोट नहीं देता, ये तो मास लीडर है ही नहीं, ना जाट यहाँ के इन्हें अपना नेता मानते हैं। तो उसके बाद ये बहुत समय तक साइड लाइन पड़े रहे। और इट वाज नरेंद्र मोदी जब आए तब उन्होंने कहा कि यार चलो सतपाल मलिक हैं, ये पुराने नेता हैं वेस्ट यूपी के, इन्हें थोड़ा बढ़ावा देकर देखते हैं, हो सकता है कि हम वेस्ट यूपी में इसका फ़ायदा मिले। और उन्हीं नरेंद्र मोदी को ये हमेशा गरियाते रहे, नरेंद्र मोदी पर आक्षेप लगाते रहे। ये नरेंद्र मोदी का दुर्भाग्य ही कहूँगा कि जिन लोगों को उन्होंने बढ़ावा दिया, जिन लोगों को, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया और बाद में इन्होंने नरेंद्र मोदी पर ही हमला करना शुरू किया। खैर, गोवा के बाद इन्हें 18 अगस्त 2020 को मेघालय का गवर्नर बनाया गया और वहाँ से अभी 3 अक्टूबर को ये वहाँ से रिटायर होकर आ गए हैं। तो ये अब इनकी कहानी है। मैं इनके बारे में सोशल मीडिया पर ढूंढने लगा कि सतपाल मलिक के बारे में देखता हूँ कि कोई लेटेस्ट खबर क्या है। तो लेटेस्ट खबर मुझे 21 नवंबर की मिलती है। इसी साल 21 नवंबर की जयपुर में कोई छात्र संघ का कार्यक्रम था, उसमें इन्हें बुलाया गया था और इन्होंने वहाँ पर नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहा। इसके अलावा कोई रिकॉर्ड इनका नज़र नहीं आ रहा है कि ये क्या करते रहे। कुछ के अलावा कुछ लोगों ने इनसे कहा था कि आप क्या करोगे। अब चूंकि 76 साल के हैं तो सक्रिय राजनीति इनके बस की रही नहीं। शरीर बहुत भारी है, इनको चलने में भी दिक्कत होती है। इनके पैर और हाथ भी पकड़ पकड़ पर जो इनको सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह वो उठाते हैं। अब पता नहीं इतने कितने गार्ड अब इन्हें मिलते हैं, क्योंकि अब तो रिटायर हो गए हैं, गवर्नर तो रहे नहीं। जब तो गवर्नर के जो सिक्योरिटी वाले थे वो उठाकर इन्हें कहीं भी रख देते थे, उठाकर कहीं भी बैठा देते थे। लेकिन अब इनकी स्थिति वो नहीं रही। इन्होंने कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है उसके समर्थन में काम करूंगा, उसके समर्थन में जन प्रचार करूंगा, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाऊंगा और इनका पूरा सपोर्ट करूंगा। अब देखिए 3 उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस समय। खतौली विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर जिले की, जिस इलाके से ये आते हैं, मेरठ से बिल्कुल नज़दीक है। जहाँ इनका गांव है उससे 20-30 किलोमीटर दूर है ये विधानसभा। और रामपुर में हो रहा है, जहाँ आजम खां के सदस्यता चले जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। और मैनपुरी, जहाँ से अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था, वहाँ चुनाव लड़ रही मुलायम सिंह यादव। तो एक समय सतपाल मलिक के वो थे, संरक्षक टाइप थे जब ये सांसद बने थे अलीगढ़ से। तो उसके इन तीनों ही चुनावों में किसी ने इन्हें प्रचार के लिए नहीं बुलाया। जाट नेता हैं, कम से कम खतौली में तो जा ही सकते थे, लेकिन किसी ने इनसे कोई प्रचार नहीं कराया, कोई पूछ नहीं रहा है। राष्ट्रीय लोकदल वाले तो इनसे बल्कि नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए ये ज़बरदस्ती का नेता हमारे ऊपर थोपा हुआ। और अब इनकी स्थिति ये हो गई है कि ना ये घर के न हैं ना ये घाट के हैं, कोई इन्हें पूछ नहीं रहा है। तो सतपाल मलिक को अब मुझे पूरा यकीन है कि अपनी हैसियत वास्तव में पता लग गई होगी कि वो कितने बड़े मास लीडर हैं। उन्होंने कह तो दिया था कि मैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के लिए प्रचार करूंगा, लेकिन किसी ने उन्हें बुलाया नहीं। इससे पता चल गया होगा कि वो आज के दौर के नेता अब नहीं रहे। अब वो दौर नहीं रहा कि आप किस नाम के साथ मलिक लगा हुआ है तो आपको जाट नेता समझ लिया जाएगा और आपका लोग गुणगान शुरू कर देंगे। आज की तारीख में कोई पूछता नहीं है। 2-4 पुराने चेले चपाटे इनसे मिलने चले जाते हैं इनके दिल्ली स्थित घर पर और अपना ये आराम से वहीं बैठे रहते हैं। जयपुर में चले गए थे एक कार्यक्रम में, एक छोटू राम जयंती पर कार्यक्रम था उसमें चले गए थे। ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में ले जाते हैं जहाँ लोगों को ये नहीं मिलता कि यार किसे गेस्ट बनाए। तो सब लोग सोचते हैं, खासतौर से जो जाट नेता हैं, चाहे वो राजस्थान के जाट हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे यूपी के, तो वो इन्हें बुला लेते हैं अपने सुख दुख में और छोटे मोटे कार्यक्रमों में। इसके अलावा कोई भी इन्हें अपने राजनीतिक मंच पर लाने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये अभी गठबंधन में जुड़ने की बात कर रहे थे, जब 3 अक्टूबर को इनकी एक रैली होने वाली थी शामली में, जिसे लेकर जयंत चौधरी पर इन्होंने कहा था कि जयंत चौधरी मेरे से आग्रह करने आए थे
तो एक जाट नेता हैं शामली ज़िले से मिलते हुए मुजफ्फरनगर ज़िले के हरिंदर मलिक, उनसे इनकी पुरानी रंजिश है। हरिंदर मलिक इस बार मुजफ्फरनगर ज़िले से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। उन्होंने कहा कि हम तो साहब इसकी गठबंधन में बिल्कुल एंट्री नहीं होने देंगे। और इन्होंने कभी हरिंदर मलिक पर आरोप लगाए थे 25 साल पहले के, साहब ये हरिंदर मलिक मुझे मरवाना चाहते हैं। तो बहुत सारी पुराने इनके कारनामे हैं, बहुत सारे ऐसे पुराने पाप इन्होंने किए हुए हैं कि आज सतपाल मलिक उनको भोग रहे हैं और कोई इन्हें पूछ नहीं रहा है। आशा करता हूँ कि आज सतपाल मलिक के बारे में जितनी मैक्सिमम जानकारी हो सकती थी वो मैक्सिमम जानकारी मैंने आपको दे दी है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर थोड़ा अलग हटकर वीडियो हम लाते हैं और इस तरह की वीडियो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरह के पॉलिटिकल एनालिसिस आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।